आज हम शुरू करेंगे आयोग की श्रृंखला चल रही थी ना। कौन कौन से आयोग पढ़ लिया हमने? निर्वाचन आयोग पढ़ लिया, वित्त आयोग पढ़ लिया, आज पढ़ाया वित्त आयोग। तुम थे नहीं, कल ही पढ़ा दिया वित्त आयोग। वित्त आयोग कल ही पढ़ा दिया। आज हम पढ़ाएंगे यूपीएससी आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, भाग 14। अगर भाग 14 की बात करें तो भाग 14 308 से लेकर 323 है, लेकिन यूपीएससी का जिक्र हुआ है आर्टिकल 315 से लेकर 323। ठीक, तो आज हमें यह पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले देखो कि जो आयोग है लोक सेवा आयोग, यूपीएससी तो केंद्र के लिए हो गया, स्टेट पीएससी किसके लिए हो गया? राज्यों के लिए। और एक होता है ज्वाइंट पीएससी, ये किसके लिए हो गया? ये संयुक्त लोक सेवा आयोग का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्य इस बात पर सहमत हो जाएं कि हम सभी लोग एक ही आयोग के तहत नौकरियों में नियुक्त करेंगे लोगों को, तो उसको क्या कहेंगे? ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको क्या कहेंगे? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। हर एक राज्य का अलग लोक सेवा आयोग होगा। और यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब केंद्र में एक लोक सेवा आयोग होगा। तो इसका प्रावधान कैसे भारतीय संविधान में बना और भारतीय संविधान के बनने से पहले लोक सेवा आयोग की क्या क्या स्थितियां थी, इन दोनों को आज हम करेंगे। ठीक है, यानी संविधान के बाद की स्थिति और ब्रिटिश काल में लोक सेवा आयोग की स्थिति, ये दोनों को जैसे ही कैटेगराइज करेंगे, सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे तो तुलनात्मक रूप से हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान का यूपीएससी, इसकी पृष्ठभूमि कहाँ बन रही है? ब्रिटिश काल से। ठीक है, तो देखो अगर हम पढ़ें पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको 2 भागों में बांट लो। पहला ब्रिटिश काल के दौरान और दूसरा स्वतंत्र भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थिति। हाँ या ना? ठीक है, जब दोनों को सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज 315 से 323 पढ़कर चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक, तो देखो अगर बात करें भारत में पहली बार आईसीएस का पद का सृजन किसने किया? किसने किया? तो हम जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो भारत का वायसराय था, जो 1786 में भारत में आया और 1796 तक गद्दी पर बैठा रहा, उसने 1793 में भारत में पहली बार इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना की। तो इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना कब हुई? 1790। आईसीएस फॉर्म्ड इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। जब यह परीक्षा गठित हुई तो इस परीक्षा में, परीक्षा तो थी नहीं, पद, इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता था। तो लोग सेलेक्ट कैसे होते थे? तो देखो 1806 से लेकर लगभग 1855 तक स्थिति ये थी कि मतलब लोक सेवा आयोग तो है ही नहीं, आईसीएस के लिए किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होता था। तो क्या होता था? एक लंदन का कॉलेज है हेल्बरी, क्या नाम है? हेल्बरी कॉलेज, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर किसी भी व्यक्ति को आईसीएस का पद दे देते थे। समझ में आई बात? कौन सा हेल्बरी कॉलेज कहां पर स्थित है? यहां की एक वो थी, क्या बोलते हैं उसको, समिति, और ब्रिटेन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये दोनों आपस में बैठकर सलाह मशवरा कर किसी भी व्यक्ति को भारत में आईसीएस बनाकर भारत में सेवा करने के लिए भेज देते थे। यह प्रावधान कब से कब तक चलता रहा? 1806 से लेकर 1855। इसी दौरान 1835 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम लॉर्ड मैकाले है। ये सुझाव देंगे अंग्रेजों को कि इस आईसीएस के पद के लिए एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाए। यानी अब आईसीएस बनने वाला व्यक्ति वही होगा
जो कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम को पास करेगा। सुझाव कब दिए इन्होंने? और इनके सुझाव को 1853 के चार्टर एक्ट में भी स्वीकार किया गया। यस और नो? है ना? तो 1853 के चार्टर एक्ट और 1835 में लॉर्ड मैकाले ने जो सिफारिशें थी की, किस चीज के लिए? कि आईसीएस के पद के लिए अब एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए और यह जो व्यक्ति इस परीक्षा को पास करेगा वह व्यक्ति आईसीएस बन जाएगा। ठीक। और पहली बार 1855 में 16 जुलाई 1855 को पहली बार परीक्षा का आयोजन किया गया। तो अगर कोई पूछे कि आईसीएस के पद को पाने के लिए पहली बार परीक्षा कब आयोजित की गई, तो आपका आंसर होना चाहिए इन 1855 पहली बार परीक्षा कर। इसके पहले परीक्षा नहीं होती थी, कोई भी व्यक्ति आईसीएस बन सकता था यदि उस व्यक्ति को सिफारिश किसने किया हो? लंदन के हेलबरी कॉलेज की समिति ने और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड कर दिया कि किसी व्यक्ति को आईसीएस बना दो, तो आईसीएस वह व्यक्ति बन जाता था। 1835 में मैकॉले ने सिफारिश की कि ऐसे पद को पाने के लिए किसी परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। इनकी सिफारिशों को 1853 के चार्टर एक्ट में स्वीकार कर दिया गया और 1855 में पहली बार परीक्षा आयोजित हुई। समझ में आ गई बात? और इसमें कहा गया, यानी 1853 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि यह परीक्षा भारतीयों के लिए भी हो और विदेशियों के लिए भी हो। लेकिन जो परीक्षा का आयोजन हो रहा है वो कहां होगा? लंदन में। अब बताओ कितने भारतीय आईएएस बन पाएंगे? दिमाग लगाओ। मतलब आईसीएस बनने के लिए कि कंपलसरी था कि आपको लंदन में जाकर परीक्षा देनी। कितने लोग जा पाएंगे लंदन? बहुत चुनिंदा लोग। इसी वजह से हम देखते हैं कि 1855 से लेकर लगभग आज़ादी तक, आज़ादी नहीं, क्योंकि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में हो गया। हाँ, 1925 तक, यानी कब? 1855 से लेकर 1925 तक आईसीएस के पद पर बैठने वाले बहुत कम भारतीय थे। चुनिंदा नाम बताओ। पहला भारतीय आईसीएस कौन है? सत्येंद्रनाथ टैगोर। और इस परीक्षा के बाद जब यह परीक्षा आयोजित हुई, कब? 1855। और पहली बार 1863 में एकमात्र पहले भारतीय जो आईसीएस बने, उनका नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर। और उसके बाद कई ऐसे भारतीय हैं जो आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर आईसीएस के पद को प्राप्त कर पाए। जैसे पहले तो सत्येंद्रनाथ टैगोर, और बताओ दो चार नाम। जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और बताओ अरविंद घोष, और रिसेंट में सबसे भयानक जिन्होंने टॉप किया, सुभाष चंद्र बोस। इनकी रैंक कौन सी आई थी? 4th रैंक। किसकी? बोस साहब की। लेकिन ज्वाइन करने के बाद भी, मतलब पास होने के बाद भी, इन्होंने आईसीएस का पद ग्रहण नहीं किया और वापस भारत आकर क्या करने लगे? स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए और भारत को आज़ादी दिलाने के प्रयास में लगे रहे। ठीक है? ठीक है, पक्का? तो 1855 में लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ और पहले आईसीएस ऑफिसर भारतीय जो हैं वो सत्येंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद धीरे धीरे कुछ भारतीय इस परीक्षा को पास करने में सफल हुए। ठीक है, आगे चलें? यहां तक समझ में आ गया ना? नेक्स्ट देखो। इसके बाद एक 1886 में, अच्छा सुनो, हाँ, जैसे 1855 की बात करें तो 1855 में कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई। एलिजिबिलिटी, कौन व्यक्ति आईसीएस के पद के को फॉर्म भर पाएगा? तो आयु निर्धारित की गई। कितनी? मैक्सिमम 23 वर्ष और मिनिमम, ये याद रखना, जब आईसीएस परीक्षा खुली एग्जाम देने के लिए तब कितने लोग भर सकते थे? जिनकी अधिकतम आयु 23 वर्ष हो और जिनकी न्यूनतम आयु, कितने भारतीय हैं जो ये पढ़ पाएंगे इस उम्र में? वैसे भी उस समय क्या है? बेरोजगारी है, भुखमरी है, शिक्षा का अभाव है। उस शिक्षा के अभाव में ऐसी परीक्षा कोई पास कर पाएगा भारतीय? तो बहुत चुनिंदा लोग कर पाएंगे जिनका जो एलीट क्लास से संबंधित है। इस परीक्षा में तुम्हें भारतीयों को अगर एग्जाम देना है तो एक यूरोपीय लैंग्वेज लेना अनिवार्य था।
समझ रहे हो? और कितने, 1 साल के अंदर उसको पढ़ना भी है, समझना भी, और परीक्षा को पास भी करना है। तो ये बहुत कठिन थी। किसके लिए? भारतीयों के लिए। इसमें कुछ सुधार किए गए। कहा गया कि यदि आईसीएस व्यक्ति कोई बन रहा है, वो सर्विस कहाँ देगा? भारत में। तो भारत में सर्विस देने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए? कम से कम भारतीय होना चाहिए। तो इस परीक्षा में कुछ सुधार की बात की जाने लगी। और सुधार क्या है? देखो, पहला सुधार 1886 में, यह काल किसका है? इस समय गवर्नर जनरल कौन है भारत के? कांग्रेस की स्थापना हो रही है इस समय 1885 में। तो कौन है इस समय? अगर नहीं ये सब याद कर पा रहे हो ना, तो फिर मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। जब तुम्हें कांग्रेस हमने पढ़ाया है तो श्योर है कि इस समय के गवर्नर जनरल भी बताए होंगे कि भारत में इस समय कौन गवर्नर जनरल के रूप में काम कर रहा है। नहीं याद कर पा रहे हो, रिलेट नहीं कर पा रहे हो, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो गलती किसकी है? जिस समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, यही तो वो समय है ना, 1 साल पहले का है। कौन है इस समय गवर्नर जनरल? डफरिन। डफरिन के शासनकाल में एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम एचिंसन आयोग है। इस आयोग के पास 2 प्रश्न आए। क्या? पहली सिफारिश क्या करनी थी इसको कि आयु की सीमा बताओ। यस और नो? अच्छा, थोड़ा इससे पहले और देखो, एक चीज और देख लो बस। ये क्या है? 1855 में 23 वर्ष मैक्सिमम, 18 वर्ष मिनिमम। इसमें और सुधार वो किए गए, गड़बड़ियां की गई। 1860 में इसको क्या किया गया? 22 वर्ष कर दिया गया और मिनिमम आयु और सिकोड़ दिया गया, और भारतीय ना आ पाए। ठीक है। 1865 फिर कम किया गया। कितना कर दिया गया? 21। और अब बताओ, ये व्यक्ति कोई आईसीएस बन पाएगा इस उम्र में? खासकर भारतीय जिसकी शिक्षा बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर है, या तो बहुत अमीर हो जो शुरू से कहीं बाहर पढ़ रहे हो, वही आईसीएस बन पाएंगे। नहीं तो आदमी परिपक्व नहीं हो पाता इस उम्र में, और इस उम्र की अधिकतम आयु बना दी। क्या ये सुधार ठीक थे? इसमें और खराब किया गया। देखो 1866 में कहा गया एक तरफ 19 वर्ष और दूसरी तरफ नहीं 21, 18, और यहां पे कर दिया गया 19 और 18, 21 और 17। देखो और कम कर दिया। क्या किया? पहले 1855 में जब परीक्षा खुली तो उस समय अधिकतम आयु कितनी थी? कम, न्यूनतम 55। 5 साल के बाद और इसको सिकोड़ा गया। क्या किया गया? अधिकतम आयु को और कम कर दिया गया। कितनी कर दी गई? न्यूनतम आयु को 1 साल और कम कर दिया गया। 5 साल बाद फिर सिकोड़ा गया। क्या किया गया? अधिकतम आयु को और कम कर दिया गया, न्यूनतम आयु को 18 रहने दिया गया। और 66 में अधिकतम आयु को 21 रहने दिया और न्यूनतम आयु को और कम कर दिया। क्या ऐसी स्थिति में कोई भारतीय परीक्षा को पास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। यानी इनमें सुधार की आवश्यकता थी कि नहीं की थी? इस सुधार को डफरिन के शासनकाल में पहली बार एक आयोग बनाकर सुधारने का प्रयास किया गया, जिसका नाम क्या है? एचिंसन कमेटी। इसने 2 मुद्दों पर बात की। पहला मुद्दा कि आयु सीमा का निर्धारण करो, और दूसरा, क्या आईसीएस की परीक्षा भारत में कराई जानी चाहिए? इसके सामने कितने क्वेश्चन, प्रश्न? पहला क्या है कि आयु सीमा जो सिकोड़ी जा रही है उसको क्या करो? थोड़ा एक्सपेंड करो, ताकि अधिक से अधिक भारतीय परीक्षा में बैठ पाए और परीक्षा को पास कर पाए। दूसरा, अब कितने लोग यूके जाकर परीक्षा दे पा रहे हैं? बहुत कम लोग। तो यूके के साथ साथ भारत में भी परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। एचिंसन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा कि इसको फिर से वही कर दो। यानी 1855 में जब परीक्षा खुली तब उसमें अधिकतम आयु कितनी थी और न्यूनतम आयु 18। इस एचिंसन कमेटी ने फिर से वही आयु सीमा को लागू कर दिया और कहा कि आईसीएस की परीक्षा भारत में नहीं कराई जाएगी। एक मान ली शर्त और एक दूसरी नहीं मानी। याद रखोगे? ठीक है। ये पहला अगर पूछा जाए एचिंसन कमेटी का संबंध किससे है? आईसीएस परीक्षा संबंधित आयु और भारत में परीक्षा कराई जानी चाहिए या नहीं, इस पर मुद्दों पर विचार किया गया।
एक शर्त मान ली, एक शर्त नहीं मानी गई। दूसरा एक आयोग और देखो, 1912, इस्लिंगटन कमीशन। इसने भी कुछ सिफारिशें की और कुछ सुधार करते हुए कहा कि भारत में भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी जो दूसरी शर्त एचिंसन कमेटी ने वो खारिज की थी, उसको इस्लिंगटन कमेटी ने वापस पुनः लागू कर दिया। अब वर्तमान की शर्त यानी 1912 के बाद आईसीएस की परीक्षा के लिए क्या क्या शर्तें हो गई? अधिकतम आयु 23 से 18 और परीक्षा भारत यूके के साथ साथ आपको इंडिया में भी देने की अनुमति दी जाएगी। अभी तक यानी 1793 से लेकर अभी तक, कब तक? 1912 तक कोई भी आयोग इस परीक्षा का आयोजन नहीं करा रहा। परीक्षा हो कहाँ रही है? लंदन और भारत दोनों में होने लगी, लेकिन परीक्षा का आयोजन कौन करा रहा है? अभी भी वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और हेल्बरी कॉलेज के एक कमेटी। यानी ये परीक्षा का आयोजन करा। वर्तमान में यूपीएससी के जो फॉर्म भरोगे वो परीक्षा का आयोजन कौन कराता है? संघ लोक सेवा आयोग। इस समय संघ लोक सेवा आयोग नहीं है। कौन करा रहा है एग्जाम? ब्रिटेन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और हेल्बरी कॉलेज की कमेटी मिलकर एग्जाम को कंडक्ट करा रही, यूके में भी और भारत में भी। ठीक है, उसके बाद एक और रॉयल कमीशन या ली कमीशन, यह बना 1921। इसने कहा कि परीक्षा का आयोजन भारत और यूके में भी होना चाहिए, उसके साथ परीक्षा किसी आयोग द्वारा कराई जानी चाहिए। समझ में आ गई बात? क्या कहा गया कि आयोग जो आईसीएस की परीक्षा है वो यूके के साथ साथ भारत में भी हो। नो डाउट अच्छी बात है, जिससे भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा, इस परीक्षा को संचालित करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर आयोग के स्थापित किया जाना चाहिए। और इस बातों को मानते हुए 1919 के भारत शासन अधिनियम में इन शर्तों को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। और पहली बार भारत में परीक्षा हुई कहां पर? इलाहाबाद, जो आज का क्या है? प्रयागराज। कब हुई परीक्षा? 1922। तो पूछा जाए कि पहली बार लिखित परीक्षा का प्रावधान कब हुआ? 1919 के भारत शासन अधिनियम में। और पहली बार लिखित परीक्षा कब की गई? तो 1922 में। कहां पर? इलाहाबाद। तभी तुम देखना इलाहाबाद 1990 तक क्या था? आईएएस की फैक्ट्री कौन है? थी, मतलब अब तो खैर चेंज हो गया, दिल्ली हो गया। पहले 1990 के दशक तक, यानी भारत की आज़ादी से लेकर 1990 तक मैक्सिमम आईएएस आईपीएस कहाँ से निकलते थे? क्यों? क्योंकि नींव कहाँ पड़ रही इसकी। समझ में आ गई बात? आगे चलें। 1926 में आयोग का गठन हो गया, लोक सेवा आयोग। कब बना? और इसके उस समय के पहले अध्यक्ष कौन है? रोज बारकर। अगर पूछा जाए कि लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो आंसर क्या होना चाहिए? जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, कुछ ही पढ़ा दो, स्थिति वही है जो तुम लोग पढ़ना चाहते हो, वही पढ़ना है। रोज बारकर। समझ में आ गया बात? 1926 में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और जिसके पहले अध्यक्ष रोज बारकर थे। ठीक है, इस लोक सेवा आयोग को पहली बार 1926 में किस नाम से जाना गया? केंद्रीय लोक सेवा
आयोग। क्या कहा गया? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, इसमें चेंज किया गया नाम में 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसके नाम को चेंज कर दिया गया और क्या कहा गया? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और जब 1950 में नया संविधान बना तो इस नाम को चेंज करके क्या लिखा गया? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। लेकिन तैयारी कैसी हो रही ये पता है हमको। यस और नो? ये कब बना? 1950। तो ये था लोक सेवा आयोग के ब्रिटिश काल की पृष्ठभूमि। एक खत्म हो गया। अब दूसरा देखो कि लोक सेवा आयोग का संवैधानिक प्रावधान कहां से कहां तक है और उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। पक्का रिवाइज करा दे एक बार। सुनो, जब हम यूपीएससी पढ़ेंगे या स्टेट पीसीएस पढ़ेंगे या ज्वाइंट पीसीएस पढ़ेंगे तो पढ़ने से पहले इसको दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला, कुछ संवैधानिक प्रावधान है तो संवैधानिक प्रावधान अभी पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमने क्या पढ़ा? ब्रिटिश काल के दौरान इसका इतिहास और इसका विकास पढ़ा। तो हमने देखा कि 1793 में पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आईसीएस पद का सृजन किया। इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति ना ही कोई परीक्षा देता था, ना ही कोई उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। हेलबरी कॉलेज की कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उस पद पर बैठा दिया जाता था। अब बताओ, अंग्रेज बैठ रहे हैं और सर्विस कहाँ दे रहे हैं? क्या वो भारतीयों की समस्याओं को वास्तव में समझ पाएंगे? तो ये खुजली हुई और इस खुजली को खत्म करने के लिए लॉर्ड मैकॉले ने सबसे पहले सिफारिश की। क्या की? 1835 में कि इस परीक्षा को संपादित कर इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए और जो इस परीक्षा को पास करेगा वही व्यक्ति आईसीएस का पद ग्रहण करेगा। लॉर्ड मैकॉले ने यह सिफारिश 1835 में दी, जिसे स्वीकार किया गया 1853 के चार्टर एक्ट में, और 1855 में पहली बार परीक्षा का आयोजन किया गया। 16 जुलाई 1855, है ना? इस परीक्षा के बाद इसमें जो 18 जुलाई 1855 की बात हो रही है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या था? 23 वर्ष अधिकतम आयु और 18 वर्ष न्यूनतम आयु। इसको चेंज किया गया और सिकोड़ा गया 1860 में। क्या किया गया? मैक्सिमम 22 और न्यूनतम 18। इसको और सिकोड़ा गया 1865 में, मैक्सिमम 21 और मिनिमम 18। इसको और सिकोड़ा गया 1866 में, मैक्सिमम 21 और न्यूनतम 17। अब ऐसी स्थिति में क्या कोई भारतीय परीक्षा को पास कर पाता? तो खुजली उठी और खुजली को मिटाने के लिए बार बार सिफारिशें की गई। इस सिफारिशों के क्रम में पहला आयोग हमने क्या पढ़ा? एचिंसन कमीशन। इस एचिंसन कमीशन की रिपोर्ट 1886 में आई। इस समय लॉर्ड डफरिन भारत के गवर्नर जनरल हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा, दो बातों पे मुद्दा उठा और दो बातों पे उन्होंने क्या रिपोर्ट दी? पहले बार उनके पास क्वेश्चन की आयु सीमा जो सिकुड़ती चली जा रही है उसको क्या करो? एक्सपेंड कर पाओ ताकि अधिक से अधिक भारतीय परीक्षा में बैठ पाए और पास हो पाए। तो क्या किया गया? इसको पहली बार की तरह लागू कर दिया गया, यानी मैक्सिमम एज 23 और मिनिमम एज 18, यानी 5 साल का गैप हो गया ना, 5 बार लोग एग्जाम दे पाएंगे। दूसरा क्या किया गया कि यूके के साथ साथ क्या परीक्षा का आयोजन भारत में किया जाए? तो एचिंसन आयोग ने इस बात को खारिज कर दिया और कहा कि परीक्षा सिर्फ कहाँ होगी? यूके में। इसके 14-15 साल बाद 1912 में एक फिर आयोग का गठन हुआ जिसका नाम इस्लिंगटन आयोग है, जिसने अपनी सिफारिश करते हुए यह दूसरी शर्त जो खारिज हुई थी कि भारत में परीक्षा नहीं की जानी चाहिए उसको भी स्वीकृति प्रदान करते हुए 1919 के भारत शासन अधिनियम में जोड़ दिया। इसी के तहत यह बात उठी कि जो परीक्षा हो रही है उसका आयोजन कौन कर रहा है? अभी तक यूके के हेलबरी कॉलेज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसको खत्म करके कहा जाए कि अब जो परीक्षा आयोजित की जाएगी वो किसी एक आयोग के अंतर्गत कराई जानी चाहिए और एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई, जिसे 1919 के भारत शासन अधिनियम में स्वीकार कर लिया। ये लोक सेवा आयोग के गठन की बात किसने की? तो रॉयल कमीशन या ली आयोग, ठीक है, 1921 का। इस बात को स्वीकार करते हुए पहली बार 1 अक्टूबर 1926 में लोक सेवा आयोग को स्थापित कर दिया गया, ठीक, जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं उस समय? केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया और इस अधिनियम में इस नाम को चेंज करके क्या रखा गया? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघीय लोक सेवा
आयोग। और वर्तमान में जब भारत आज़ाद हुआ तो 1950 में इस नाम को चेंज करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया, जो आज तक ऐसे ही चलता चला आ रहा है। अजय, अब आ जाओ संवैधानिक प्रावधान। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अगर हम यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या ज्वाइंट पीएससी की बात करें तो इसका भाग 14 कहां पर? भाग 14 में लिखा गया है और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 ये है पूरा लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद। लेकिन भाग 14 कहां से कहां शुरू हो रहा है? तो 308 से लेकर 330। समझ में आया? क्वेश्चन जैसे पूछे आपका आंसर वैसे चेंज हो जाएगा। अनुच्छेद भाग 14 कहां से कहां तक शुरू है? किस अनुच्छेद से शुरू होगा, किस अनुच्छेद से खत्म हो रहा है? तो 308 से शुरू हुआ 323 में। लेकिन पूछे कि लोक सेवा आयोग की बात की कहां की गई? तो 315 से 300। आगे चले। इस लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, देखो संरचना देख लो। ऐसे नहीं, पहले ये देखो किसके तहत हमें क्या पढ़ना है। पहला यूपीएससी, दूसरा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, तीसरा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। यूपीएससी के कितने मेंबर और कितने हेड? तो एक चेयरमैन और चार नहीं, लगभग इस समय 10 हैं। इनके पदों को इन व्यक्तियों को इस पद पर कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। यानी यूपीएससी के हेड और मेंबर्स को पद पर कौन बैठाता है या नियुक्त कौन करता है? तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। संयुक्त पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका गठन कब होगा? जब 2 या 2 से अधिक राज्य इस बात पर सहमत हो जाएं कि हम सभी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही आयोग बनेगा और वही आयोग उस राज्य के लिए पदों में नियुक्ति करेगा। तो जब 2 या 2 से अधिक राज्य सहमत हो जाएं तो जेपीएससी का गठन हो जाएगा। इस जेपीएससी में भी क्या होंगे? चेयरमैन होंगे और मेंबर्स होंगे। इनको नियुक्त कौन करेगा? इनको भी राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। याद रखना, यूपीएससी हो चाहे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इन दोनों के अध्यक्ष और पदों को, मेंबर्स को कौन नियुक्त करेगा? भारत का राष्ट्रपति। लेकिन जैसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो इनके हेड और मेंबर्स को कौन नियुक्त करेगा? उस राज्य का गवर्नर। थोड़ा सा समझ में आया बात? अगर यूपीएससी की बात करें तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जेपीएससी की बात करें तो अपॉइंटेड बाय गवर्नर, प्रेसिडेंट। लेकिन किसी राज्य के लोक सेवा आयोग की बात करें तो उसके हेड और मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। यहां तक समझ में आ गई? रिमूव कौन करेगा? तीनों को। तो फिर रिमूव की बात आए तो रिमूव का आधार क्या होना चाहिए? किसी भी यूपीएससी के हेड या मेंबर को, स्टेट पीसीएस के हेड या मेंबर को, जेपीएससी के हेड या मेंबर को हटाएगा कौन? तो सभी को। याद रखना, नियुक्ति यहां पे किसकी हो रही है? लेकिन जैसे ही हटाने की बात आई, हटा कौन रहा है? तीनों को कौन हटाएगा? लेकिन हटाने की शर्त क्या है? आधार क्या होगा? साबित कदाचार और इनकैपेबिलिटी। लेकिन किसी भी यूपीएससी के हेड मेंबर, स्टेट पीसीएस के हेड मेंबर, जेपीएससी के हेड या मेंबर को प्रेसिडेंट तभी हटा पाएगा जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इस बात को जांच करे। किसकी? सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करे कि हां, जो साबित कदाचार है वाकई इस व्यक्ति ने घूस ली है या अपने पद से इंसाफ नहीं किया या
वो वाकई काम करने के लिए समर्थ नहीं है। जांच कौन करेगा? और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जांच करके कहा कि हाँ इस व्यक्ति को हटा दो, राष्ट्रपति इस व्यक्ति को हटा देगा। यानी राष्ट्रपति की शक्ति विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ये हटा तभी पाएगा जब सुप्रीम कोर्ट ऐसी जांच के तहत आदेश दे राष्ट्रपति को, सलाह दे कि इस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है या इस व्यक्ति के ऊपर कोई भी आरोप लगा या यह व्यक्ति काम करने में असमर्थ है, तो कृपया आप इस व्यक्ति को पद से हटा दें, तब राष्ट्रपति हटाएगा, अदरवाइज नहीं हटाएगा। समझ में आ गई बात? पक्का? इन सब के पदों की योग्यता क्या होगी, इसका उल्लेख किसी भी मतलब संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। हेड या मेंबर्स, यूपीएससी के हेड हो या मेंबर्स हो, अपने पद पर कब तक बने रहेंगे? 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके हेड और मेंबर कब तक अपने पद पर बने रहेंगे? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। समझ में आ गई बात? पक्का? इजी था? कोई दिक्कत? वर्तमान में यूपीएससी के हेड का नाम क्या है? अजय कुमार। बस ठीक है। इसमें कितने सदस्य होंगे? तो यह राष्ट्रपति की इच्छा है कि वह कितने भी सदस्यों को अपॉइंट कर सकेगा। वर्तमान में 1 हेड और 10 मेंबर्स हैं। इनकी संख्या बढ़ भी सकती और घट भी सकती है। ये किसकी शक्ति है? ये राष्ट्रपति निश्चित करेगा कि उस मेंबर के सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। ओके, चाहे वो स्टेट पीसीएस के मेंबर हेड हो, चाहे वो ज्वाइंट पीसीएस के हेड या मेंबर हो, चाहे वो यूपीएससी के हेड या मेंबर हो। इजी था? अब दोनों को अगर तुलनात्मक करके पढ़ोगे तभी पकड़ पाओगे। हेल्बरी कॉलेज को पकड़ पाओगे, एचिंसन आयोग को पकड़ पाओगे, इस्लिंगटन आयोग को पकड़ पाओगे, रॉयल कमीशन को पकड़ पाओगे, ली आयोग को पकड़ पाओगे। सिर्फ इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ोगे तो थोड़ा सा तुम सीमित रह जाओगे। पहले की घटनाएं नहीं पता होंगी तो रिलेट नहीं कर पाओगे। पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। या पहली बार जब लोक सेवा आयोग का गठन हुआ परीक्षा हुई तो परीक्षा कहाँ हुई? इलाहाबाद। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी याद होनी चाहिए। पृष्ठभूमि के साथ पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट भी रहेंगे और फैक्ट भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था यूपीएससी आयोग, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, सब कुछ आगे है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बाकी आज समझने गारंटी है, कल मेरी कोई गारंटी नहीं है। रिवीजन करोगे सही रहेगा, नहीं करोगे तो आज पढ़ा कल खफा, है ना। 3 दिन बाद नहीं याद रहेगा। जब तक रिवीजन नहीं करोगे प्रॉपर तब तक चीज़ें दिमाग में बैठेंगी नहीं, कंसाइज नहीं हो पाएंगी। और जब तक चीज़ें कंसाइज नहीं होंगी आप अपना पेपर के समय आउटपुट या परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। जरा सा भी कंफ्यूजन आपको अर्थ से अनर्थ ले आएगा। उस समय आपका विश्वास आपके ऊपर सबसे ज़्यादा होना चाहिए और ये विश्वास होना चाहिए कि जो मेरे लिए आता है वो आता है, जो कठिन है वो सबके लिए कठिन है। इस टेम्परामेंट से परीक्षा दोगे तभी पास होगे, नहीं तो नहीं पास होगे। कि जो चीज़ आती है वो चीज़ हम ही को आती है और जो चीज़ सबके लिए कठिन है वो जो चीज़ मेरे लिए कठिन है वो सबके लिए कठिन है। ये मान के परीक्षा दोगे तभी अपना परफॉर्मेंस दे पाओगे, नहीं तो हाथ पैर फूलते देखे हैं हमने। चलो बाकी मिलते हैं कल, ठीक है।